मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज़ के सुबह 10 बजे मैं झारखंड जेपीएससी मेंस फोकस्ड करके, आप मेंस यूपीएससी का भी ले सकते हैं, यूपीएससी जो जिसमें भी मेंस होते हैं उसके रिगार्डिंग एक टॉपिक लेकर आपका गहन समग्र विश्लेषण करता हूँ। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत का कुषाण वंश है, जिसमें कुषाण वंश का जितना भी एक्सपेक्ट हो सकता है संपूर्ण अध्ययन आपका कराया जाएगा। धार्मिक नीति, कला, स्थापत्य, संचार, विस्तार, कालक्रम, रेशम मार्ग, जितनी भी इसमें टॉपिक हैं वो आपका बहुत ही बेहतरीन से कराया जाएगा और जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अति उत्तम होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक कोटेशन से और एक मोटिवेशनल से, कि कहते हैं कि एग्ज़ाम में वही जीतता है जिसने तैयारी केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास से की है। ये कोटेशन ये बताता है कि आपको केवल आप किताब पढ़ रहे वैसा नहीं, आपको डिसिप्लिन वे में और निरंतर रोज़ आपका जो रोज़ बाय डे आपको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप तैयार होंगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसका आंसर राइटिंग आपको फ्रेमिंग करा देता हूँ। पहले हिंदी में हम लोग देखते हैं कि कुषाण वंश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं स्थापत्य कला संबंधी उपलब्धियों का समग्र विश्लेषण कीजिए। क्या इसे प्राचीन भारत का संक्रमणकालीन एवं स्वर्णिम युग माना जा सकता है? समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कुषाण वंश का आपको राजनीतिक एक्सपेक्ट भी बताना है, आर्थिक एक्सपेक्ट भी बताना है, धार्मिक एक्सपेक्ट भी बताना है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल एक्सपेक्ट भी बताना है, स्थापत्य कला भी बताना है, और उसके साथ ही साथ ये बताना है कि क्या ये ऐसा था जो कि प्राचीन काल और मध्यकालीन के बीच का संक्रमण काल था, जिसका हम गोल्डन एरा कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश भी देख लेते हैं। Critically evaluate the political, economic, religion, culture and architectural achievement of Kushan periods. Can it be regarded as a transitional age as well as a golden age of ancient India? Discuss creatively. मेरा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, बोथ में होगा, बाइलिंगुअल होगा, पर मैं रिटेन करूँगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए आप लोग का शुरुआत करते हैं इसका लिखने का। तो अब इसका लिखने के लिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम इसको लिखना है तो क्या लिखना है। सबसे पहले आपको पता है कि जेपीएससी के अंदर 40 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोग 800 to 900 वर्ड्स में आंसर को फ्रेम करते हैं। ठीक है, और आंसर ऑलरेडी कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसका 3 पार्ट में हम लोग लिखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, ये आपका 10% होना चाहिए, यानी कि 80 to 90 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, अब फिर आता है बॉडी जो है आपका 650 to 750 के आसपास होना चाहिए। फिर आता है कंक्लूजन, ये भी आपका 80 to 90 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका एक फ्रेम बता दिया मैंने। तो चलिए इसका आप शुरू करते हैं। पहला लिखने का इंट्रोडक्शन में है, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। तो परिचय ऑलवेज 2 पार्ट में लिखना चाहिए। उसमें पहला पार्ट सामान्य जानकारियाँ दे दीजिए उसका, और सेकेंड पार्ट जो आपका क्वेश्चन का डिमांड मांगा है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा परिचय लिखता हूँ। से लिखता है कुषाण वंश का उदय प्रथम शताब्दी में क्या फिसस द्वारा किया गया, परंतु कनिष्क के समय यह वंश अपने चरमोत्कर्ष यानी कि पीक पॉइंट में था। कहाँ पे था? पीक पॉइंट में था, चरमोत्कर्ष में था। एक पैराग्राफ
लिख दिए इसमें। अब दूसरा में लिखिए कुषाणों ने, अब क्वेश्चन का डिमांड पे आ जाइए। कुषाणों ने भारत, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, क्वेश्चन भी आपका यही है, सेतु यानी कि ब्रिज का बिल्ड किया, निर्माण किया। ठीक है, बस आप इंट्रो यही कीजिए, लगभग आपका 50-60 वर्ड में ही हो गया। और इंट्रोडक्शन भी आपका एक अट्रैक्टिव लगा। इसके बाद है कि आप कालखंड को दिखा दीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया, आप कालखंड को दिखा दीजिए। कालक्रम में आप दिखाइए कालक्रम कैसे कैसे इसका कालक्रम बढ़ा है, तो उसमें दिखा दीजिए कि ऐसे एक फ्लो डायग्राम बना लीजिए, कालखंड का एक डायग्राम बनाइए ऐसे। इसमें डाल दीजिए 1st शताब्दी, फिर सेकंड में आ जाएंगे 78 ईस्वी, फिर थर्ड में आ जाएंगे दूसरी शताब्दी। ठीक है, फिर तीसरी शताब्दी। ठीक है, थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी। तो अब उसके बाद हम लोग 1st शताब्दी में क्या हुआ उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, कुषाणों का प्रवेश हुआ। ये आपको बनाना है, जैसे ये है ना, इसको हम ऐसे बना देते हैं, तब आप लोग को थोड़ा सा, हाँ, इसे डायग्राम में ठीक बनाइएगा तभी आपका काम है। 1st शताब्दी में क्या हुआ, कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। देखिए क्या दिक्कत है। 78 में क्या बनाया, इस जो आज हम लोग विक्रम संवत यूज़ करते हैं कैलेंडर, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ कनिष्क के समय से ही। फोकस आपको कनिष्क पे लेके चलना है। द्वितीय शताब्दी जो था वो कनिष्क का शासनकाल था, जो कि इसका स्वर्णिम युग था। क्या था, स्वर्णिम युग था। ठीक है, और तीसरा में तो कुषाण का अंत हो गया। ठीक है, इस तरह से कालक्रम बताइए। अब सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड एस्पेक्ट है कुषाण की उपलब्धियाँ। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि और डिटेल लिखा है। मैं यहाँ केवल पॉइंट लिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने के बाद समस्या होती है। केवल आपको पॉइंट लिखा के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कुषाण की उपलब्धियाँ में क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, इसका एक डायग्राम बना लीजिए ऐसा करके। राजनीतिक उपलब्धियाँ मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, राजनीतिक उपलब्धियाँ। ठीक है, आर्थिक उपलब्धियाँ क्या है वो डालिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है धार्मिक उपलब्धियाँ क्या है वो डालिए। फोर्थ आ जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है वो डालिए, यानी कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। और एक डाल दीजिए स्थापत्य एवं कला। यही क्वेश्चन है आपका, मेन बॉडी इसी में, पांचों के इर्द गिर्द ही आपको चलना है। ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद आप है कि अब एक एक करके सबका डिस्क्राइब कर दीजिए। 1 नंबर में आप क्या लिखे थे, राजनीतिक उपलब्धियाँ। राजनीतिक उपलब्धियाँ में क्या था, ये इसका विस्तार था। ऐसे यहाँ एक डायग्राम बना लीजिए ऐसे, अभी ये परमानेंट आपका बन जाएगा ऐसे। तो इसका विस्तार क्षेत्र ये था पूरा। ठीक है, ये विस्तार क्षेत्र इसका था। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, यहाँ लिख दीजिए। विस्तार कहाँ कहाँ था, राजनीतिक उपलब्धि विस्तार पूछेगा। विस्तार इसका था अफ़गानिस्तान, पंजाब प्रांत। ठीक है, गांधार वो अफ़गानिस्तान के नीचे सटा हुआ था, गांधार, तथा पूर्व पश्चिम में ये मथुरा तक इसका विस्तार था। ठीक है, इसने राजधानी कहाँ बनाया, इसने राजधानी बनाया पुरुषपुर, बाद में मथुरा बना लिए थे। पुरुषपुर
जिसी को आप आज के वर्तमान में कहते हैं पेशावर, ठीक है। बाद में क्या बना लिए थे इसने, बाद में ये मथुरा बना लिया, ठीक है। इसको डाल दीजिए रानी के एस्पेक्ट में, एक मैप डाल दीजिएगा और ये सारा डाल दीजिए। और ये माउस प्रणाली यानी कि छत्रप प्रणाली जो होता है, इसका शुरुआत किए थे, छत्रप प्रणाली की शुरुआत की। ये उसके बाद थोड़ा सा और इसको आप जब पैराग्राफ में लिखेंगे, इसका हम PDF आपको दिए हैं, उसमें पैराग्राफ में पूरा डिटेल आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए राजनीतिक एकता एवं स्थिरता स्थापित की, एवं एकता एवं स्थिरता स्थापित की। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब सेकंड हम लोग क्या जानते हैं, पॉलिटिकल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मतलब आर्थिक उपलब्धि, क्या इसकी आर्थिक उपलब्धि थी, आर्थिक उपलब्धियाँ मतलब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो इसमें क्या किया था, ये सबसे बड़ा रेशम मार्ग, तो रेशम मार्ग में भी यहाँ भी आप ऐसे बना सकते हैं, ये चाइना दिखा दीजिए और ऐसे ऐसे करके एक मार्ग दिखा दीजिए, ये हो गया रेशम मार्ग। थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिएगा आप मैप, मैं अच्छा थोड़ा सा बनाया, आप पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण, रेशम मार्ग उस समय आपका एशिया और अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने का और मध्य एशिया से जोड़ने का एक बहुत बढ़िया मार्ग था, जैसे कि मसाला, सूती वस्त्र, जो चाइना का जितना चाय वगैरह होता था उसका व्यापार किया जाता था। उसके बाद है कि इसने मसाला लिख लीजिए, मसाले, वस्त्र, हाथी दांत लिखें, हाथी दांत तथा रत्न आदि का निर्यात भी किए। आर्थिक व्यवस्था में ये सब लिखना है आपको, ठीक है। अब रोम है, रोम चीन तथा अभी तुरंत बताया था, रेशम मार्ग से ही बता दिया था, रोम चीन मध्य एशिया से व्यापार भी किए, से व्यापारिक संबंध भी थे। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा तो गुप्त में चलाया था, पर यह स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत की है, ठीक है। इसे आप इस पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए कि समृद्ध अर्थव्यवस्था विकसित हुई, ठीक है। अब थर्ड एस्पेक्ट जो आपका है वो है धार्मिक उपलब्धि। धार्मिक उपलब्धियाँ क्या है इसकी वो भी देख लेते हैं हम आप लोग के सामने। तो धार्मिक था कि कनिष्क जो था वो महायान बौद्ध का महान संरक्षक था, महान संरक्षण। आप कनिष्क बेसिस पे ही लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कनिष्क को कॉल्ड किया है, ठीक है। कनिष्क क्या था, ये महान बौद्ध का महान संरक्षण था। इसने क्या कराया, चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध संगति भी कराया। कहाँ पे कराया चौथी बौद्ध संगति, कुंडलवन कहाँ पे है आपका, JNK जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म का इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कहाँ पे किया, ये मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, जापान तक उसका विस्तार किया। और ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक असहनुत है, इसने अपने सिक्के में शिव, ईरानी देवता, यूनानी का देवता का भी चित्रण किया, देवताओं का भी चित्रण किया। इससे क्या दर्ज होता है, ये धार्मिक सहिष्णु था, ऐसा लिखिए आप, धार्मिक एस्पेक्ट में लिखिए। अब आपका चौथा एस्पेक्ट आ जाता है सांस्कृतिक यानी कल्चरल एस्पेक्ट। क्या आता है आपका, सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में क्या था कि इसके पास बहुत सारे विद्वान थे, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन। अश्वघोष ने क्या किया था, बुद्ध चरित्र का लेखन किया, सब लिख दीजिए थोड़ा सा कोट करके। नागार्जुन उस समय के बौद्ध दर्शक थे, जिसे नागार्जुन कहते हैं, बौद्ध दर्शन या विचारक भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चरक चरक क्या थे उस समय, मतलब वो चिकित्सा से जुड़े हुए थे, इसने चरक संहिता लिखा, चिकित्सा से रिलेटेड चरक संहिता लिखा। ठीक है। और संस्कृत भाषा भी पूरा इस दरमियान में पूरा फूला फला, संस्कृत भाषा का विस्तार भी इसमें तेज़ी से हुआ। उसके बाद लिखे शिक्षा, साहित्य, दर्शन और चिकित्सा चरमोत्कर्ष में था अपना, मतलब पीक पॉइंट में था, चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, सांस्कृतिक एस्पेक्ट आप लिख दिए। अब हम लोग आ जाते हैं स्थापत्य कला एवं स्थापत्य एवं कला। स्थापत्य एवं कला है क्या? गांधार तथा मथुरा शैली का विकास, शैलियों का विकास। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि गंधर्व और मथुरा शैली क्या था। गंधर्व शैली में आपको ये गंधर्व जो था ये भारत है, भारत का नक्शा कि इधर गंधार था तो इधर से गंधर्व आया था, जिसमें यूनानी प्रभाव स्पष्ट आपको दिखता था। यथार्थवादी मूर्तियाँ बनाई गई थी, मतलब उसमें आपको यथार्थता दिखता था। धूसर रंग का पेंटिंग का पत्थर था। वस्त्रों का प्राकृतिक झलक दिखता था, वस्त्र जो पहनाया जाता था उसमें प्राकृतिक झलक दिखता था। और जो वही आप अगर मथुरा से ले जाएंगे तो यह भारतीय परंपरा का आधारित था। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति जहाँ वहाँ यथार्थवादी था, सत्य के तहत था, जो कि मतलब उसका फैक्ट बेस पे था। यहाँ पे क्या था, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दिखता था आपको मथुरा कला में। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर में माना जाता था, वहाँ दूसरा रंग का पत्थर था, यहाँ लाल बलुआ पत्थर था। सरल एवं प्रभावशाली शैली बनाया गया था। जैन और हिंदू धर्म के जो मूर्तियाँ थे उससे भी ये प्रभावित हुई थी। चलिए, ये हो गया आपका कुषाण काल की उपलब्धियाँ। अब हम लोग का क्वेश्चन का नेक्स्ट डिमांड है समालोचनात्मक क्रिटिज्म का अध्ययन करना है, समालोचनात्मक अध्ययन करना है। तो समालोचनात्मक अध्ययन में आप दो टाइप का लिखते हैं, एक साइड सकारात्मक लिखते हैं यानी कि पक्ष में देते हैं, एक तरह का आप नकारात्मक यानी विपक्ष में देते हैं। ठीक है, तो पहले पक्ष दे देते हैं फिर विपक्ष देते हैं। पक्ष में क्या है, यह जो थे राजनीतिक एकता, अपना प्रसार जो कि राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता भी थे। आपको जो कॉइन में जो आपको ईरानी हमारे हिंदू देवी देवताओं का भी चित्रण आपको दिया गया था। धार्मिक सहिष्णुता, कला तथा संस्कृति में उल्लेखनीय वृद्धि किए थे, संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति। ठीक है, पर इसका नकारात्मक पक्ष जब मतलब विपक्ष जब आप लिखिएगा तो विपक्ष में लिखिए कि कनिष्क के बाद उत्तराधिकारियों की कमजोरी से साम्राज्य। अब जैसे कनिष्क उस समय तक तो चरमोत्कर्ष में थे, जब उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो साम्राज्य का शीघ्र पतन की ओर ले गए, क्योंकि उसमें मतलब साम्राज्य विस्तार की कौशलता नहीं था। अब क्वेश्चन में एक डाला हुआ था कि क्या कुषाण काल संक्रमण युग ट्रांजिशनल एज है, तो आपको डालना हाँ सीमित तौर पे माना जा सकता है। सीमित तौर पे संक्रमणकालीन युग माना जा सकता है। और तर्क आपको क्या देना है, उसमें तर्क दे देना है आपको क्यों माना जा सकता है। तो उसमें एक तर्क दीजिए, विदेशी से देशीकरण का संक्रमण,
देशीकरण का संक्रमण। जैसे कुषाण मध्य एशिया से कबीले से आए थे, यूची कबीले से, आपको पता है। वो जब यहाँ पे आए तो भारत में आकर यहाँ पर बसे, यहाँ की भाषा, संस्कृति, धर्म को अपना लिया। तो इससे क्या हो कि विदेशी और देसी कल्चर जो था उसका एक संक्रमण, और ये इतना ज़्यादा हुआ कि ये भारतीय राजा भी बन पाए। ठीक है, एक तर्क ये देते हैं, मौर्य कालीन तथा गुप्तकालीन कला में संक्रमण। क्या ये है संक्रमण, ट्रांजिशन? पता है कि राजकीय संरक्षण तक, जैसे मान के चलिए मौर्यकालीन कला जो था वो राजकीय राजा घराने तक ही सीमित था। कुषाण काल में क्या किया, जो कला का स्थापत्य जो था वो लोक जीवन को भी जोड़ा, और मथुरा कला जो कि भारतीय परंपरा का कला था, यूनानी कलम जो आप गंधार कला था यूनानी से प्रभावित था, दोनों को क्लैप करके एक अलग नींव तैयार किया। और गुप्त, इसी का अपग्रेड रूप अब गुप्त काल में पढ़ेंगे आप, जब शास्त्रीय कला मतलब क्लासिकल आर्ट का इमारत दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये आपका कुषाण काल में ही शुरुआत हुआ। और एक डालिए कि धार्मिक एवं दार्शनिक संक्रमण। इसका डिटेल आपको जो हमारे पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, RK क्लासेस में JPSC एंड JSSC। बाकी इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो धार्मिक में क्या था कि पहले जब ये आपके कुषाण आए तो हीनयान बौद्ध धर्म का कला का हुआ, जिसमें कि मूर्ति पूजन भी शुरू हो गया, भक्ति प्रधान महायान शाखा की ओर, मतलब जैसे हीनयान से अब महायान शाखा की ओर हुआ, मतलब भक्ति को पूरक बनाया। ठीक है, और भाषा और लिपि, अब जान रहे हैं कोई भी दो संक्रमण जहाँ एक यूनान और एक भारतीय परंपरा मिलेगी तो भाषा और लिपि का संक्रमण तो होगा ही, लिपि का संक्रमण। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसको सीमित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि संक्रमणकालीन युग माना जा सकता है। और थोड़ा सा अच्छे से बनाने के लिए आप लोग इतिहासकार का मत भी दे सकते हैं इसमें, ज़्यादा और अच्छा लगेगा। इतिहासकार का मत, इतिहासकार का मत, इतिहासकार क्या बोलते हैं, जिसमें पहला इतिहासकार मान लीजिएगा RS शर्मा जी। RS शर्मा जी क्या बोलते हैं? RS शर्मा जी बोलते हैं कि कुषाण काल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्य एशिया से जोड़ा। मतलब क्या है, कुषाण काल जो था, ये तो अभी जान रहे हैं मध्य एशिया का एक कबीला था, वहाँ से ये इसका उपज हुआ था, ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्य एशिया से जोड़ा, मध्य एशिया से जोड़ा। वहीं रोमिला थापर जी बोलते हैं ये सांस्कृतिक समन्वय का, रोमिला थापर जी क्या बोलते, यह एक सांस्कृतिक समन्वय था। क्या था? यह सांस्कृतिक समन्वय का युग था। ठीक है, और एक और बस दो ही कोटेशन, दो ही आप डालिए, इतिहासकार में दो ही डालिए। RS शर्मा जी क्या बोलते हैं, कुषाण काल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्य एशिया से जोड़ा। रोमिला थापर जी क्या बोलते हैं, यह सांस्कृतिक समन्वय का युग था। अब हम लोग चल जाते हैं कि क्या इसका वर्तमान समय में क्या इसका मतलब महत्व है। तो आप लोग लिखिए यहाँ पे, वर्तमान समय में महत्व, मतलब प्रासंगिकता इसको भी बोल सकते हैं, या करंट अपडेट, कुछ भी बोल सकते हैं। में महत्व, इसको हम लोग प्रासंगिकता बोल सकते हैं। करंट अपडेट्स, करंट से अपडेट करना है तो करंट अपडेट भी बोल सकते हैं। अभी जो हम लोग चल रहे हैं एक्ट वेस्ट पॉलिसी, मतलब पश्चिम की ओर देखो, क्या है? एक्ट वेस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी चल रहे हैं, यानी कि मध्य एशिया से संबंध। इसका भी नींव हमको कहाँ से, कुषाण काल से मिलता है। मध्य एशिया की ओर देखें, की ओर देखें, यानी कि उसका आर्थिक राजनीतिक समन्वय और क्या हम लोग से फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में बताया। दूसरा क्या है, अभी जो धार्मिक सॉफ्ट पावर क्या है कि मान ली कि जैसे अभी JNG का जो प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट का सॉफ्ट पावर ने आज सरकार को झुकाई, उसने शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो उसी तरह का था कि बौद्ध धर्म जो था, उसमें बौद्ध धर्म में सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा होता है, कि मतलब आपको अपने बातों से प्रभावित करेंगे, सांस्कृतिक कूटनीति से प्रभावित करके
आपको अपने और जोड़ेंगे, तो उसका भी एक झलक हमको कुषाण युग से ही देखने को मिलता है। ठीक है, सब लिखिए, सब लिखोगे तो आपको याद आएगा। जैसे IMEC प्रोजेक्ट जो है, INSTC प्रोजेक्ट जो है, CPEC प्रोजेक्ट जो है, ये सब यही रेशम मार्ग का अपग्रेड रूप है, अपडेटेड रूप है। ठीक है, जो कि आपका चीन वगैरह से आपका मध्य एशिया और सबका व्यापार का मार्ग, और साथ ही साथ इसमें बहुत धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया, जिसका ही हम लोग उसी का उपलक्ष्य में हम लोग अभी हमारा जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और हम लोग महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव बोले थे, यानी सभी धर्म को सम्मान करें। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुषाण युग से भी देखने को मिलता है। अब हम लोग लिखेंगे इसका निष्कर्ष। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष हम लोग लिख सकते हैं, क्या एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। कुषाण काल ने भारत को केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि विचारों, कला, धर्म और व्यापार के माध्यम से विश्व से जोड़ा। अगर आपके पास समय कम रहता है और नहीं तो आप लिखिए, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं एक बार। कुषाण काल ने भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक उदारता, सांस्कृतिक समन्वय, कलात्मक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की। इसके बाद थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दीजिए। यद्यपि यह काल अल्पकालिक था, फिर भी अत्यधिक प्रभावी था, जिस कारण इसे सांस्कृतिक संक्रमणकालीन स्वर्णिम युग कहना उचित है। और बाकी आपको छोटा में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि कुषाण काल ने भारत को केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि विचारों, कला, धर्म और व्यापार के माध्यम से विश्व से जोड़ा। इस तरह से आप लिखोगे तो देखिए आपके क्वेश्चन के अनुसार से मैंने सारे एक्सपेक्ट को अभी कंप्लीट किया आपका। जैसे देखिए क्वेश्चन पे आता हूँ, आपका ऐसे राजनीतिक एक्सपेक्ट को बता दिया मैंने, आर्थिक एक्सपेक्ट को बता दिया, धार्मिक एक्सपेक्ट को बता दिया, सांस्कृतिक एक्सपेक्ट को बता दिया, स्थापत्य कला बता दिया, और प्राचीन भारत का संक्रमणकालीन स्वर्णिम युग माना जाता है, इसके बारे में भी बता दिया है, कैसे सीमित रूप में माना जा सकता है, उसका तर्क भी दे दिया है, और उसके बाद उसका समालोचनात्मक विवेचन भी कर दिया। मतलब आपको पहले क्वेश्चन को तोड़ना है कि क्या क्वेश्चन में कितना एक्सपेक्ट आ रहा है, इसमें कितने एक्सपेक्ट है, 1 2 3 4 5 एक्सपेक्ट उधर हो गए, छठा एक्सपेक्ट हो गया, और उसके बाद 7वां एक्सपेक्ट करके आपको करंट और इतिहासकार का मत देखिए इसको कंक्लूड कर देना है। इस तरह से जब आप लिखते हो आंसर राइटिंग तो आप दूसरे से ऑलरेडी 4-5 नंबर आगे जाओगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया चीज़ देना चाह रहा हूँ। यही चीज़ आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 40-50 हज़ार रुपये में दिया जाता है, ये मैं बिल्कुल ही आपको फ्री दे रहा हूँ। एटलीस्ट मैं भी जिस इंस्टीट्यूट में काम करता था उसका भी फिर 30 से 40 हज़ार रुपया है, और मैं ही करता था, मैं ही वर्क करता था वहाँ, बस फेस वैल्यू कोई और रहते थे, बाकी सारा काम मैं ही करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप इतने जानिए कि ये आपके लिए रामबाण होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RK क्लासेस JPSC एंड SSC पे मिल जाएगा, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।